morning students. Today we will study first chapter of class 10 science, that is chemical reaction and equation. First of all, what is chemical reaction? In earlier classes you have studied about chemical and physical changes. Okay, physical changes like melting of ice and freezing of water are the examples of physical changes. Chemical changes, burning of paper and ripening of fruits and formation of curd from milk, these are the examples of chemical changes. जब कभी भी बेटा कोई केमिकल चेंज होगा तो इसका मतलब है उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी केमिकल चेंज आया है. विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज इज नॉट पॉसिबल. किसी भी प्रोसेस में अगर केमिकल चेंज आया है लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज in which two or more substances react to form a new substance with entirely different properties. Okay, देखिए केमिकल चेंज रिएक्शन क्या है? एक ऐसा चेंज है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या होता है? टोटली डिफरेंट होती है उसकी प्रॉपर्टीज. लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके फॉर्म करते हैं वाटर. अब इसमें देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर बना है, ये नया सब्सटेंस बना है इन दोनों के मिलने से. और ये जो नया सब्सटेंस है इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. वाटर में ना तो हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर्टी होगी ना ही ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी होगी. आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को अगर हम फ्लेम के कांटेक्ट में लाएं तो हाइड्रोजन बर्न कर जाएगा, जलने लगेगा. और ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट्स इन बर्निंग, जलने में हेल्प करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने में हेल्प करता है. बट वाटर, इन दोनों के डिफरेंट. हाइड्रोजन जल जाता है बट वाटर जलता नहीं है. ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है बट वाटर जलने में हेल्प नहीं करता, बल्कि जो कोई चीज जल रही है तो उसको बुझा देता है. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नया प्रोडक्ट बनता है आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है. जिनसे वो मिलकर बना है उनकी कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं आती है. जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बना है उसको कहते हैं प्रोडक्ट. अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं जो कंबाइन कर रहे हैं कोई चीज नई फॉर्म करने के लिए. जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या आयन्स भी हो सकते हैं. मतलब मॉलिक्यूल जुड़ के कोई नया प्रोडक्ट बनाए, आयन कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाए, या एटम कंबाइन होकर के नया प्रोडक्ट बनाए. ये हम बाद में आगे एग्जांपल्स में देखेंगे. नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. किसी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? तो हमारे पास 5 तरीके हैं. चेंज इन स्टेट, या तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आया है तब वहां पे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है. या फिर चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आया हो तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है. एवोल्यूशन ऑफ गैस, उस प्रोसेस में गैस रिलीज हुआ हो. चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के सब्सटेंस के सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आया हो. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और या फिर आफ्टर रिएक्शन कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ हो. एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सेमी सॉलिड that is insoluble in water. Now अब देखिए केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन. ये देखिए अगर इसको मैंने लिख दिया H2 plus O2 gives out H2O. इसको हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन, इसको वाटर हम पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनका सिंबल है. अब ये बन गया. देखो ये क्या है जो आपने वर्ड्स में लिखा है, ये है वर्ड इक्वेशन और ये क्या है? केमिकल इक्वेशन. ठीक, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर उसमें जो भी रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए और जो प्रोडक्ट बना है
उसका सिंबल में रिप्रेजेंट करें, उसके सिंबल्स को लिखें, वर्ड में ना लिखें, उसका पूरा नाम ना लिखें, बल्कि उसका सिंबल लिखें, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? वर्ड इक्वेशन एंड दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल इक्वेशन क्यों हमारे लिए कंपलसरी है ना? हमने वर्ड इक्वेशन से काम क्यों नहीं चलाया, केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो यहां से देख लीजिए बेनिफिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या क्या बेनिफिट्स है? प्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स इजी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए, शो करने के लिए ये इजीएस्ट मेथड है। तो केमिकल इक्वेशंस के अगर हम यूज करते हैं तो हमारा केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इजी हो जाता है। सेकेंड, इट सेव्स टाइम एंड राइटिंग स्पेस। अगर हम वर्ड इक्वेशन की जगह केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है लिखने में और राइटिंग स्पेस भी, कम स्पेस में ये लिखा भी जाता है। इट इज मोर इंफॉर्मेटिव देन ए वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो होता है वर्ड इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। वो कैसे होता है आप देखिए, H2 आप यहां लिखेंगे गैस, ठीक है, ये आपको बाद में आएगा सामने। जो भी रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट बना है उनका स्टेट में, उसके फिजिकल जो स्टेट्स हैं 3, वो मेंशन करना कंपलसरी होता है। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस, ऑक्सीजन गैस, एंड जो फॉर्म हुआ वाटर ये है लिक्विड, ठीक। तो वर्ड इक्वेशन में ये सब लिखना पॉसिबल नहीं है, या तो फिर GAS लिखो, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ reactants to be used can be calculated accurately। मतलब जितने अगर वाटर फॉर्म करना है उसके लिए उसमें हम ऑक्सीजन कितना मिलाएं और हाइड्रोजन कितना मिलाएं, ये हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। वर्ड इक्वेशन से ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसको आपको बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशंस को। यहां से देखिए हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 इधर है, एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। देखिए अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी है, 2 का वाटर में, इसमें हाइड्रोजन में भी है, तो 2 2 जा 4 हो गया, ये हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। अब इधर भी मैच करो, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब यहां से हमें बिल्कुल इस इक्वेशन से बिल्कुल ये क्लियर है कि जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमको मिलेगा। तो मतलब क्लियर है, अगर हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म करना है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना होगा। अभी देखिए आपने 2 इक्वेशन देखा, व्हाट अगर ऐसा लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर, ये क्या है आपका वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन अगर आपने इसकी सिंबल्स का यूज कर लिया, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक। और 2 टाइप के इक्वेशंस और हम देखेंगे। अभी देखिए केमिकल इक्वेशंस तो है, बट ये कैसा इक्वेशन है? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। देखिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो इसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स 2 बट ऑक्सीजन के एटम 1 है ना। चलो हाइड्रोजन के तो इक्वल हैं बट इसके इक्वल नहीं है। किसी भी एक भी एलिमेंट के एटम्स अगर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन कैसा है? एक स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन के बाद जरूरत पड़ती है किसकी? बैलेंस्ड इक्वेशन की। अब ये आपका है बैलेंस्ड इक्वेशन, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O,
ठीक है, हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ किया, बैलेंस हो गया। फिर जिससे कि दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, क्या वाई डू बी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक, अगर ये बैलेंस नहीं किया गया होता, ऐसा होता है ना यहां पर, तो देखिए बिफोर रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 एंड 2 एटम है, तो इसका आ गया 2 यूनिट। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 2 है तो 32 यूनिट, और ऐड करने पर 34 यूनिट है ना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज 34 यूनिट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यहां से देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 1 होता है, दो एटम है तो 2, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। दिस साइड क्या आ रहा है 18 यूनिट है। रिएक्टेंट साइड का मास एंड प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल नहीं है, मतलब क्या हुआ, यहां से आपको क्या मिलेगा, रिएक्टेंट है ना 34 यूनिट के रिएक्टेंट्स ने कंबाइन किया और जब बनाया नया फॉर्म किया वाटर, तो उसका मास कितना रह गया 18 यूनिट। इसका क्या मतलब है भाई 18 और 16 यूनिट का जो मास है वो कहाँ गया, लॉस हो गया ना। यहां से क्या लिख रहा है 34 यूनिट से 18 यूनिट ही बचा है, इसका मतलब 16 यूनिट मास लॉस हो गया है। बट हम सब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ मास हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है इस इक्वेशन से। तो इससे बचने के लिए, और ये जो इम्पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, ट्रू करने के लिए हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब एक इस पे और क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, है ना। बेनिफिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन आपने देखा था कि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है कंपेयर टू वर्ड इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन फिर आ सकता है कि कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेट बाय शोइंग और मेंशनिंग स्टेट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट यूज हुए हैं और जो प्रोडक्ट बना है उन सबके स्टेट, फिजिकल स्टेट बता करके। तो इसमें हम गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। मतलब हमें ये क्लियर हो गया, हाइड्रोजन को गैस स्टेट में और ऑक्सीजन को गैस स्टेट में रिएक्ट करवाएंगे तभी वाटर फॉर्म होगा, और जो वाटर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। दूसरा इसमें है एवोल्यूशन और सेकंड है एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब इसमें हम ये शो कर सकते हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई या फिर एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हुई। मतलब देखिए यहां तो नहीं, कुछ इक्वेशंस हमारे पास है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, कुछ इक्वेशंस हैं जिसको एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है। तो कुछ रिएक्शंस तभी होंगे जब उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और कुछ रिएक्शंस में एनर्जी हमको देनी नहीं है बट बाद में एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। एंड थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ गैस,
आप बाद में देखिएगा कुछ एग्जांपल्स में आपको गैस का एवोल्यूशन होगा, मतलब आफ्टर रिएक्शन उसमें से कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। और चौथा, हाँ ठीक है, देखिए स्टेट कैसे मेंशन करेंगे, एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। मान लो कोई आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी, यहां से हमारे पास प्रोडक्ट आ गया मान लो AC, यही रखिए, ठीक। अब देखिए अगर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, मतलब इसमें हीट की रिक्वायरमेंट है तभी रिएक्शन पॉसिबल है, तो इसके ऊपर हम एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं या फिर ट्रायंगल का साइन बना सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी, चाहे हीट लिखो चाहे ट्रायंगल का साइन बनाओ, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो आप, ठीक। मान लो ये हीट से नहीं बल्कि क्या सनलाइट की एनर्जी से चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर सनलाइट लिख दो, या इलेक्ट्रिसिटी से आया तो शॉर्टकट में ELC लिख दिया जाता है कि इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तभी ये रिएक्शन होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, सपोज इसमें कोई गैस मान लो C रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, तो गैस को हम ऐसे अपवर्ड अप हेड एरो से डिनोट करते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब मान लो C ये गैस नहीं होता, प्रेसिपिटेट होता है, तो इसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, डाउन हेड एरो या फिर PPT इसके नीचे मेंशन कर दीजिए। और अगला पॉइंट है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन मतलब कुछ रिएक्शंस है किसी स्पेशल कंडीशन में ही वो होगा, अदरवाइज वो नहीं होने वाला है। जैसे आपको मिलेगा सपोज एक कोई भी सब्सटेंस है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कोई कंपाउंड बनाता है, एनी कंपाउंड फॉर्म करता है, तो यहाँ आपको कुछ कंडीशंस लिखनी होगी। ये जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में रिएक्ट करेगा। कुछ है कई जगह पर है कि वाटर को हमें गैसेस स्टेट में इससे रिएक्ट करवाएंगे तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एंड जो बात आई है टेम्परेचर की, हीट देने की, तो कुछ रिएक्शंस हैं उनको आप हीट प्रोवाइड करवा दीजिए, रिएक्शन स्टार्ट। बट कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं हीट आप प्रोवाइड करते रहिए, तुरंत रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद होगा। इसका मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब ये पहुंच जाएंगे तब रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको वो टेम्परेचर लिखना होगा 230 डिग्री या 40 डिग्री, जो भी वहां पे होगा उसकी जो कंडीशन कि इतने टेम्परेचर पे जब ये दोनों आएंगे तब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसके पहले नहीं। तो आपको वो कंडीशन मेंशन करनी होती है एरो के ऊपर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वी हैव टू स्टडी 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. First of all, combination reaction. What is combination reaction? Look here. Suppose we have two reactants A and B and they form AB, a single compound. It means combination reaction is a reaction in which two or more reactants, ये जरूरी नहीं कि दो ही हो, टू और मोर रिएक्शंस, बट कंडीशन क्या है यहाँ पर ABC 3 रिएक्टेंट्स, बट कंडीशन क्या है कि वो सभी मिलकर कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, ए रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट। ना यहाँ पर देखिए A and B दो डिफरेंट सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स, आफ्टर कंबाइनिंग दे फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड AB, एंड हियर A plus B plus C 3 reactants combine to form a single compound ABC। अच्छा, अब आप यहाँ से ये बात कंफ्यूज होना कि ये सिंगल कंपाउंड कैसे काउंट करें। जैसे यहाँ रिएक्टेंट्स में प्लस साइन में दिखेगा 1 and 2 रिएक्टेंट, अगर यहाँ से प्लस में कुछ होता तो दो कंपाउंड होते, दो प्रोडक्ट होते, बट प्लस से कुछ नहीं दिख रहा है तो ये सिंगल कंपाउंड है, सिंगल प्रोडक्ट है। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, वी हैव टू स्टडी 4 एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स। फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर।
अब क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा. क्विकलाइम हम किसको बोलते हैं? जनरली कॉमन लैंग्वेज में चूना. कौन सा? जिससे हम जो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं. और व्हाइट वॉशिंग में जब ये चूना लाते हैं मार्केट से, जिस कंटेनर में पानी के अंदर इसको डालते हैं, डिप करते हैं, आप ऑब्जर्व करोगे कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है. टच करेंगे तो हमको हीट फील होगी. इससे क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इसका मिलता है कि ये हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर. क्विकलाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एंड जो बना है बाद में आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है उसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम. व्हाट? स्लेक्ड लाइम. CaOH होल ट्वाइस. अब देखिए यहां से क्या हो रहा है. इस रिएक्शन में एक ही कंपाउंड बना है. आप ये ना सोचिएगा प्लस जो हीट लिखा है कोई प्रोडक्ट है नहीं. ये सिर्फ कंटेनर जो है उसकी हीट बढ़ी है, हीट रिलीज हो रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कंपाउंड नहीं है. अच्छा, इसमें हीट रिलीज हुई है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाते हैं. और सेकंड एग्जांपल क्या है? नो, सेकंड एग्जांपल से पहले इसमें आपको कुछ और बताना है. ठीक है. जैसे देखिए, ये रिएक्शन आपको दे दिया, चाहे रिएक्शन लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर. आप इसका ऑब्जर्वेशन बताइए. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इसमें से हीट रिलीज होती है, यही इसका ऑब्जर्वेशन है. इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में पूछ लेता है. तो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है, इसमें इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. एंड और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, सेलेक्ट लाइम बना है, और ये क्या है? उसका सोल्यूशन फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. तो ये जो एक्वस सोल्यूशन मिला हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या फिर सेलेक्ट लाइम कह लो, इसका जो हमें सोल्यूशन मिला है, इसका यूज किसमें करते हैं? व्हाइट वॉशिंग द वॉल. दीवार की व्हाइट वॉशिंग करने में इसका यूज करते हैं. आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम हमारे यहाँ कोई व्हाइट वॉशिंग होती है दीवार की, तो वो उसी दिन तुरंत उतनी चमक उसमें नहीं रहती, उतना ग्लो नहीं करता है. 2 और 3 डेज लेटर, बाद में 2-3 दिन के बाद उसमें ग्लो अच्छे से आता है, प्रॉपर शाइनिंग उसमें से आती है. इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाई शाइनी अपीयरेंस ऑफ ए व्हाइट वॉश्ड वॉल कम आफ्टर 2 और 3 डेज. तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा फॉर्म हुआ है, इसका लेयर किस पे लगा? वॉल पे. और एटमॉस्फेयर से, एयर से जो इसको CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ये रिएक्ट करता है और बना लेता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक, CaCO3 फॉर्म कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट. ये रिएक्शन भी आप लिख लो, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में. अच्छा, तो लेकिन जो ये प्रोसेस है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने का, ये बहुत स्लो प्रोसेस है. इसीलिए इसको पूरी तरह से रिएक्ट करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं. और यही रीजन है कि हमारा वॉल कंप्लीटली प्रॉपरली शाइन करता है 2 और 3 डेज लेटर. अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, आप ध्यान से सुनिए. व्हाई व्हाइट वॉश्ड वॉल बिकम्स शाइनी 2 और 3 डेज लेटर. तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली with carbon dioxide present in air to form calcium carbonate, and it is calcium carbonate which provides a shiny appearance to a whitewashed wall. This is why a whitewashed wall glows 2 or 3 days later. Now example number 2, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है. मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी पतली सी रिबन, उसको अगर हम जलाएंगे तो जो उसमें रिएक्शन होगा वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. ये आपका मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में. और ये देखो, बर्निंग का मतलब तुरंत समझ लीजिए आप. बर्निंग मीन्स होता है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस भी ऑब्जेक्ट को बर्न करना है, जिस मेटल को, सब्सटेंस को, उसमें हमें ऑक्सीजन को ऐड करवाना है जब रिएक्शन दिखाना हो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO सॉलिड स्टेट में। क्लियर? इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछा जाता है इस रिएक्शन पे बेस्ड, आपसे दो क्वेश्चन किए जाते हैं। Why is a magnesium ribbon cleaned before burning? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं? ठीक है, इसको रगड़ना पड़ता है सैंड पेपर से, सैंडस्टोन पेपर से रगड़ना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज कि इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर लगाई होती है। इस पे कोई भी मेटल हो, उस पे देखो, आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन से बचाने के लिए किसी भी मेटल के ऊपर क्या लगा होता है, उसके ऑक्साइड का लेयर कर देते हैं। अब ये जो इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, ये बर्न नहीं होगा, इसीलिए इसको पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऊपर का लेयर है उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बर्न करते हैं, तब मैग्नीशियम बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है आपसे, ऑब्जर्वेशन इसका क्या होगा? तो ऑब्जर्वेशन इसका ये होगा, जब मैग्नीशियम जो होता है सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट, प्योर व्हाइट नहीं, सिल्वरी व्हाइट, और जब इसको बर्न करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको ऑब्टेन होता है, ये ऐश मिलता है, ऐश रॉक, और ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक, यही इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है। क्या? ए व्हाइट कलर्ड ऐश इज ऑब्टेन, या फिर सिल्वरी व्हाइट मैग्नीशियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर ऐश। एग्जांपल नंबर 3, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग मींस आपको बताया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिस भी ऑब्जेक्ट को बर्न करना है, सब्सटेंस को, उसमें ऑक्सीजन का ऐड करना है। और कोल मींस क्या? कार्बन। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में गिव्स आउट CO2 गैसियस स्टेट में। इसमें से ऑब्जर्वेशन आपको नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बस आप एग्जांपल याद रखिए। एग्जांपल नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन गैस and oxygen gas combine to form water in liquid state, बट ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे 2 and 2 करिए, अब ये हो रहा है बैलेंस। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे हीट रिलीज हुई और इसमें भी मैग्नीशियम वाले में भी हीट आपको मिलेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, या ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को आप ले सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एंड रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन विद वाटर को भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप दिखा सकते हैं। एंड बर्निंग ऑफ मीथेन का मतलब ये है, ये देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में हमें क्या लेना है? मीथेन को लेना है, तो CH4 मीथेन गैस, और बर्न करना है मतलब इसमें ऑक्सीजन गैस का एडिशन करना है। इससे क्या बनेगा? एक पॉइंट ये लर्न कर लो, देखो ये आपको तो डिटेल में पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर नंबर 4, तब इसका हमें डिटेल में आएगा। लेकिन फिर भी एक बात आप समझ लो, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के आइटम प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। और ये पॉइंट दिमाग में नोट कर लो अभी से, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करेंगे, या कंबस्जन भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, कंबस्जन, तो कंबस्जन मीन्स भी होता है उसको बर्न करना। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो वहां से दो चीज आपको मिलेगी, एक तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर, दो चीजें वहां से मिलेंगी आपको, ये नोट कर लो। क्या? हाइड्रोकार्बन, मोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन कंबस्जन या फिर ऑन बर्निंग। इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन। आपसे क्वेश्चन भी इस पे पूछता है
रेस्पायरेशन से आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाई रेस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पायरेशन ये जो प्रोसेस है इसको हम एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, आपको इसका रिएक्शन दे करके समझाना होगा। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज है ना, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे सेल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बर्न होता है तो ऑक्सीजन ऐड होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है वो बर्न होता है सेल के अंदर, और क्या मिल, एक तो CO2 गैस बनेगी जो हम रिलीज कर देते हैं, और वाटर बनता है एंड एनर्जी। ठीक है, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। कि इसका अगर आपको आंसर, पहले तो आप इसका रिएक्शन दे दो। जब ये क्वेश्चन आएगा व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका आंसर क्या लिखोगे, पहले आप ये रिएक्शन दे दो, फिर लिखो carbohydrates are broken down to glucose and this glucose combines with oxygen inside the cell of our body to produce energy। इनको ना लिखना चाहे, to produce energy। This is why respiration is considered as an exothermic process। Okay? अब इससे एक्सोथर्मिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन है व्हाई मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो होते हैं लेकिन क्यों, तो इसका आंसर आपको देना है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड प्रोड्यूसेस a lot of energy in form of heat। This is why most of combination reactions are exothermic। ओके, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, लेकिन सारे नहीं होते हैं। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन कर लिया जाए, गिव द गिवन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक नॉट एक्सोथर्मिक। तो आप उसमें एग्जांपल ये देंगे, बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन, बर्निंग ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बट एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक है। और इसका रिएक्शन क्या होगा, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट NO गैस, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। अब देखो 2 2 है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर